वेलकम एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। अगर आपने मेरी पिछले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। बहुत ही कम समय में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं या फिर आप यूपीएससी या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं या फिर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए तो आप मेरे इन वीडियोस को रिफ़र कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि उससे ही मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियोस लाता हूँ। इस बार का जो चैप्टर है वो वापस से हर बार की तरह एक और इंस्टेंस से शुरू होता है। इस बार जो लड़की है उसका नाम मैरी है। मैरी का जब स्कूल चल रहा था तो घंटी बजती है और मैरी की टीचर उसे लाइब्रेरी लेके जाती है। अब मैरी पहली बार लाइब्रेरी जा रही होती है तो वो देखती है कि उसका लाइब्रेरी उसके क्लासरूम से बहुत बड़ा है। अब एक कॉर्नर में वो देखती है बड़ी बड़ी किताबें हैं, वॉल्यूम्स, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स हैं और वो उन कबर्ड्स को खोलने जाती है। तब उसकी टीचर बोलती है कि ये जो कबर्ड है इसमें अलग अलग धर्मों के किताब रखे हुए हैं और क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का भी एक सेट है। तब मैरी सोचती है कि वेद क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो वेद हम लोग जानते हैं कि बहुत ही पुरानी किताबें हैं, तो उनका और हिस्ट्री का क्या संबंध है, कब लिखे गए, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। तो हम लोग याद करिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी वो था 3900 साल पहले, तो उसके 400 साल बाद वेदों की रचना हुई अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। ठीक है, अब ऋग्वेद में आपके जो क्या लिखा हुआ है, तो हिम्स लिखे हुए हैं। हिम्स मतलब कहानी नहीं लिखी हुई है, कुछ मंत्र लिखे गए हैं, कुछ पोयम टाइप के लिखे गए हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, जिनको हम हिम्स बोलते हैं और उसमें हम लोग उसको सूक्त बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है वेल सेट, यानी कि बहुत अच्छा। अब ये जो सूक्त हैं ये अलग अलग देवी देवताओं के बारे में लिखे गए हैं, जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट है अग्नि। अग्नि फायर के लॉर्ड, इंद्र वारियर गॉड और सोम, ठीक है, एक प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होता है। तो इंद्र, अग्नि और सोम ऋग्वेद के मेन डिटीज हैं। अब देखिए ये हमारे आज के मेन डिटीज ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों से अलग है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब ये जो हिम्स थे ये सेजेस के द्वारा, ऋषियों के द्वारा लिखे गए थे। अब ये जो ऋषि थे अपने स्टूडेंट को सिखाते थे एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक चीज। अब जो मेजॉरिटी ऑफ जो हिम्स थे वो मैन ने लिखे थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी इंस्टांसेस हैं जहाँ पे स्त्रियों ने हिम्स को लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो उसका भाषा है ये संस्कृत है। अब संस्कृत में भी ये आज का जो संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं उस भाषा में नहीं लिखा हुआ है, ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है जो कि सिर्फ वेदों में ही मिलता है और वो आज के संस्कृत से बहुत ही अलग है। अब हम लोग समझते हैं कि संस्कृत क्या है। तो संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक पार्ट है। इसके और भी मेंबर्स हैं जैसे कि असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। और यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, इंडो यूरोपियन। अब इसको फैमिली में इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ कुछ वर्ड इसमें सेम है, जैसे कि मातर जो संस्कृत में माँ है, हिंदी में माँ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर बोलते हैं, तो इनका कुछ वर्ड सेम है, इसलिए इसको इंडो यूरोपियन में रखा गया है। दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं आपको जान के गर्व होगा, इंडिया में ही दूसरे ओरिजिन के लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो कि द्रविड़ फैमिली से आते हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इंडिया में ही ऐसे लैंग्वेज हैं जो कि
तिब्बत और बर्मन फैमिली से भी आते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में यूज होते हैं। और इंडिया में ही ऐसे लैंग्वेज है जो कि ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली से आते हैं, जो कि एशिया के नेटिव हैं, जो कि झारखंड और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब आप खुद समझिए, पूरा यूरोप का एक भाषा इंडो यूरोपियन है ना, और अकेले इंडिया में एक तरफ इंडो यूरोपियन, एक तरफ द्रविडियन, एक तरफ आपका तिब्बतो बर्मन, और एक तरफ आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इंडिया में लैंग्वेज तो अलग है ही, लैंग्वेजेस की जो फैमिलीज भी हैं वो भी अलग अलग है। अब ऋग्वेद जो है जब बना था उसके कई सौ साल बाद वो लिखना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके पहले तक सिर्फ बोल बोल के ही फैलाते थे हम लोग, और प्रिंट होना स्टार्ट हुआ बस 200 साल पहले। अब हिस्टोरियंस कैसे ऋग्वेद को समझते हैं? अब ऋग्वेद में जो कुछ हिम्स हैं वो डायलॉग के फॉर्म में है, बातचीत के फॉर्म में है। उसमें से एक डायलॉग है विश्वामित्र और दो नदी ब्यास और सतलुज के बीच, जो कि देवियों के रूप हैं। तो एक है विश्वामित्र और दूसरे हैं ब्यास और सतलज के रूप में का संवाद है इसमें। अब पहला फोटो देखिए ऋग्वेद का, ये आपको बिर्च बार्क में लिखा गया था और 150 साल पहले इसको ऋग्वेद का अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्स्ट बनाने में यूज़ हुआ था। मतलब कि जो प्रिंटिंग हुई थी ऋग्वेद की, तो उसके लिए इसको ही रेफर किया गया था। अब ये पुणे महाराष्ट्र में प्रिजर्व्ड है। तो पहले ऋग्वेद जो है आपका बोल के ट्रांसफर होता था, फिर बिर्च बार्क में लिखने से स्टार्ट हुआ, फिर प्रिंटिंग हो गया, और फिर आज के ज़माने में हम लोग मोबाइल के थ्रू इसको प्रमोट करते हैं। अब विश्वामित्र और रिवर्स के बीच क्या बात हुई, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि आप दोनों नदियाँ ब्यास और सतलुज माउंटेन से ऐसे आ रही हैं जैसे कि दो तेज घोड़े हों, जैसे कि दो गाय अपने बछड़ों को चाट रही हों। आप ऐसे चल रही हैं जैसे कि समुद्र में रथ चल रहे हों। अब आप वाटर से फुल है और एक दूसरे से मिलना चाहती हैं। तब रिवर्स रिप्लाई देती हैं कि हम दोनों जो कि वाटर से फुल हैं, हम उन्हीं रास्तों पे चलते हैं जिसमें गॉड्स हमें अलाउ किए हैं, और हम एक बार अगर चलना स्टार्ट कर दें तो हम लोग रुक नहीं सकते। अब तुम हमारा आवाहन क्यों कर रहे हो विश्वामित्र? तो विश्वामित्र जवाब देते हैं कि हे देवियों, हे बहनों, मुझे सुनो। एक सिंगर आया है, एक गायक आया है बहुत दूर से अपने रथ के साथ। कृपया करके अपना जो वाटर है वो हमारे रथ के ऊपर नहीं पहुंचने देना, ताकि हम लोग आसानी से नदी पार कर जाएं। तब नदियाँ बोलती हैं कि अच्छी बात है, हम आपका प्रार्थना सुनते हैं। अब हिस्टोरियंस का दिमाग चल गया। अब ये लोग पॉइंट आउट किए कि ये तो वहीं जगह पे हो सकता है जहाँ पर एक्चुअल में ये सब हुआ हो, है ना। अब इन्होंने फिर ये भी दिमाग लगाया कि जो ऋषि थे वो वहाँ रहते थे जहाँ पे घोड़ा था, काव था, है ना, और इनका वैल्यू भी होता था, और चैरियट्स भी थे उस समय, है ना। अब जो दूसरी नदियाँ हैं जैसे कि सिंधु और ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती, ये सब भी हिम्स में मेंशन्ड है। मतलब कि सिंधु नदी का उसकी ट्रिब्यूटरी भी मेंशन्ड है और सरस्वती नदी भी बहुत ही ज़्यादा मेंशन्ड है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि गंगा और यमुना बस एक ही बार मेंशन्ड है। आज के ज़माने में अगर आप देखिएगा तो जितना भी पुराण वगैरह है उसमें गंगा और यमुना की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है, लेकिन उस समय सिंधु की ज़्यादा महत्ता थी। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उस समय का जो सिविलाइजेशन था वो सिंधु के आसपास था, है ना, और अभी का जो सिविलाइजेशन है वो गंगा के आसपास है। तो जिसके आसपास होगा उसकी महत्ता होगी। ठीक है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। अब ऋग्वेद में जो हिम्स हैं वो कैटल के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है, और हॉर्सेस के लिए भी है। मतलब कि सब चीज़ था वहाँ पर। हॉर्सेस का यूज़ रथों में किया जाता था, जिससे लड़ाई लड़ते थे, और जो लड़ाई होती थी वो ज़मीन के लिए होती थी, पानी के लिए होती थी, है ना, और लोगों को वश में करने के लिए होती थी।
जो धन होता था वो कुछ लीडर्स रख देते थे, कुछ ऋषि मुनि को दे देते थे, और कुछ लोगों में बांट देते थे। और कुछ का यूज यज्ञ करने में होता था, क्योंकि ऋग्वेद में यज्ञ के बारे में भी लिखा गया है ना। और जो ऑफरिंग्स होती थी उसमें घी, अनाज और एनिमल्स का यूज होता था। जो वॉर्स थी उसमें मैन पार्टिसिपेट करते थे। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना, है ना। और असेंबलीज होती थी जहाँ पे लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे, और अपने लीडर को भी वो लोग चुनते थे जो कि ब्रेव और स्किलफुल होते थे, ठीक है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपुल। अब है कि कैसे ऋग्वेद में लिखा गया है कि किस तरह के लोग होते थे। तो ऋग्वेद में दो तरह के लोग को डिस्क्राइब किया गया है। पहला है प्रीस्ट, पुरोहित, जिनको ब्राह्मण्स बोलते थे, जो कि रिचुअल्स करते थे, यज्ञ करते थे। और दूसरा थे राजास, जो कि राज्यपाट संभालते थे। लेकिन ये जो राजास थे वो वैसे नहीं थे जो कि आज हम लोग मेंटल में रखे हुए हैं अपने दिमाग में, जैसे जो छवि बनाए हुए हैं राजाओं का, वो वैसे राजा नहीं थे। मतलब कि उनके पास कोई कैपिटल नहीं था अपना, ना कोई महल था, ना ही आर्मीज थी, ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे। और उनके जो बेटे थे वो भी राजा नहीं बनते थे, ठीक है। अब हिंदी उसके बाद पूरा कम्युनिटी को एक साथ रिफर करने के लिए जन वर्ड का यूज़ होता था, जो कि अभी भी हिंदी में यूज़ होता है। और दूसरा था विश, जो कि वर्ड वैश्य विश से आया है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम लोग बोले पुरुजन या फिर पुरुविश, तो मतलब कि पुरुजन, पुरु क्लैन के सारे लोग, या फिर भरतजन, तो भरतजन के सारे लोग, विश, यदुजन या फिर विश। उसके बाद जो ऋग्वेद को कंपोज किए वो खुद को आर्यंस मानते थे, ठीक है। और जो उनके दुश्मन थे उनको दासाज या फिर दस्यूज मानते थे। तो जो लोग सेक्रीफाइसेस नहीं मानते थे, नहीं परफॉर्म करते थे और दूसरा लैंग्वेज स्पीक करते थे, उनको दस्यु बोला गया, और खुद को ये लोग आर्यास बोले, आर्य बोले। अब बाद में ये जो दास टर्म था, ये स्लेव का मतलब हो गया। दास अभी हिंदी में मतलब होता है गुलाम, ठीक है। अब जब जहाँ ऋग्वेद में नॉर्थ वेस्ट में डेवलप हो रहा था, सेम टाइम पे दूसरी पार्ट्स में अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो अब हम लोग उनको देखते हैं, ठीक है। अब जो मेरा साउथ पार्ट था वहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरल साइट्स बनने लगे। चैप्टर का नाम है बुक्स एंड ब्यूरियल्स। तो बुक्स का पढ़ लिया, ब्यूरल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 3000 साल पहले से बड़े बड़े मेगालिथ्स, स्टोन के स्ट्रक्चर्स खड़े होने लग गए साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, डेक्कन में और कश्मीर में। आप इनका फोटो देख सकते हैं। तो कुछ इनमें से सरफेस पे होते थे, कुछ अंडरग्राउंड होते थे, ठीक है। अब इन ये जो कभी कभी क्या होता था ना कि स्टोन बाउलर्स को सर्किल में रखा जाता था, चट्टान को सर्किल में रखा जाता था। तो ये इंडिकेट करता था कि नीचे मेरा ब्यूरियल है, ठीक है, अंडरग्राउंड मेरा ब्यूरियल है। अब ब्यूरियल बन रहा है तो इससे हिस्टोरियंस क्या पता लगा सकते हैं, इससे ये पता लगा सकते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टेशन करने में, उनको बनाने में, है ना, उनको काटने में स्टोन्स को, मतलब कि सब टेक्नोलॉजी तभी था, ठीक है। अब इन ब्यूरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स है, क्योंकि कुछ कॉमन रिचुअल्स होंगे। जैसे कि जो डेड थे उनमें उनके साथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स को रखा जाता था, जिसको कहते हैं ब्लैक और रेड वायर। कुछ को टूल्स और वेपन ऑफ आयरन, आयरन के टूल्स के साथ ही उनको रखा जाता था। देखिए ये हड़प्पा के बाद की सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पे आयरन भी अब आ गया है। और कुछ कुछ को घोड़ों की कंकाल के साथ, घोड़ों के साथ और स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट के साथ रखा जाता था। मतलब कि तभी ऑब्वियसली घोड़े घोड़े इंट्रोड्यूस हो चुके थे। हाँ हाँ।
समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर, मतलब कि कुछ कुछ ग्रेव्स में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलते थे एक दूसरे के कंपैरिजन में। ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन मिला था जिसमें 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर के बैंगल्स और एक कॉन्सेल था। जबकि दूसरे में बस कुछ पॉट्स थे, मतलब कि वो जो स्केलेटन होगा वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का होगा। यानी कि डिफरेंस था स्टेटस में, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ चीफ थे, कुछ फॉलोअर्स थे। अब क्या कोई पर्टिकुलर स्पॉट किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए था? तो कभी कभी देखा गया है कि मेगालिथ्स में एक ही जगह पर बहुत सारे स्केलेटन मिले थे। इसका यह मतलब हुआ कि एक ही फैमिली के लोग को एक ही जगह पर गाड़ने की परंपरा थी। और जैसा कि मैंने बोला कि स्टोन सर्किल्स बना देते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि अच्छा इस फैमिली का यहाँ पे मार, तो उसका दूसरा मेंबर को भी यहीं पे लाके गाड़ना है। अब हम लोग बात करते हैं इनाम गांव का एक स्पेशल ब्यूरियल के बारे में। इसको याद रखिएगा क्योंकि स्पेशल टाइप है। ये एक साइट है जो कि रिवर घोद, एक ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, भीमा नदी के ट्रिब्यूटरी रिवर घोद के आसपास है। जाहिर सी बात है सिविलाइजेशन नदी के किनारे ही होगा। इट ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। ठीक है, इतना पुराना था। अब यहाँ पे जो एडल्ट्स थे वो ज़मीन में गाड़ दिए जाते थे और फैला दिए जाते थे नॉर्थ की तरफ हेड करके। समटाइम्स burial were within the houses, vessels that probably contained food and water were placed with the dead। ठीक है, ऐसा इनको ब्यूरी कर दिया जाता था। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site। एक आदमी को पाया गया कि उसे एक बड़े से 4 पैरों वाले क्ले जार में आंगन में, एक बड़े से घर के आंगन में उसको गाड़ा गया। ये जो घर था उसमें ग्रेनरी भी था, मतलब भी अनाज स्टोर करने का भी घर था, है ना, रूम था। और जो बॉडी था वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बरी किया गया। तो ये सब इंडिकेशन दे रहा है कि ये चीफ का घर होगा, है ना। अब एनसीईआरटी बोल रहा है कि स्केलेटन को देखकर हम लोग क्या बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्केलेटन देख के बता सकते हैं कि वो एडल्ट था या फिर चाइल्ड था। चाइल्ड होगा तो छोटा होगा। अब हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वो स्केलेटन मैन का था या फिर वुमेन का था। मतलब कि अगर स्केलेटन में ज्वेलरी रखा हुआ है तो वुमेन का था, है ना। लेकिन एक तरीका है कि जो हिप और पेल्विक एरिया होगा वुमेन का वो लार्ज होगा बच्चे रखने के लिए। तो हिप हिप या फिर पेल्विक एरिया को अगर हम लोग देखेंगे तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि स्केलेटन मेल था या फिर फीमेल था। उसके बाद आज से 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन हुए चरक नाम से। उन्होंने बुक लिखी मेडिसिन पे, चरक संहिता नाम पे। उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो 200 से जब बहुत ज़्यादा है, तो चरक ने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज को भी गिन लिया था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि चरक ने कैसे बता दिया कि 200 300 बॉडी 360 हड्डियां हैं हमारे शरीर में। तो उन्होंने भी इसके स्केलेटन स्टडी किया होगा। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। तो इनाम गांव में क्या क्या ऑक्यूपेशन होंगे, तो जो जो मिले होंगे उसके हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर हमें वीट, बार्ली, राइस, पल्स, मिलेट्स, पीस और सीसम मिले हैं। इतने क्रॉप्स मिले हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर हो रहा होगा। Bones of a number of animals, many bear cutting marks that show they have maybe has been used as food have also been found। एनिमल के बोन्स मिले हैं, मतलब कि हर्डिंग होता होगा। एनिमल्स में आपको कैटल, बफलो, गोट, सीप, हॉर्स, एश, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर और मंगूज मिले हैं। और बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और फिश मिले हैं। मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स भी मिले हैं तो हंटिंग गैदरिंग भी होता होगा। और साथ ही साथ फ्रूट्स भी मिले हैं जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और वैराइटीज ऑफ बेरीज। मतलब कि हंटिंग गैदरिंग भी चल रहा होगा। चैप्टर खत्म। एल्सवेयर, एल्सवेयर का मतलब कि
कहानी दूसरे की लेकिन चीज सेम। फाइंड चाइना इन योर एटलस। 3500 साल में वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। तो 3500 साल पहले इंडिया के जैसे ही वहां पर भी राइटिंग्स लिखने शुरू हुए। These writings were on animal bones. They are called oracle bones because they were used to predict future. तो कैसे होता था ये लोग फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करते थे? तो किंग्स क्या करते थे, बोन्स पे अपना क्वेश्चन लिखते थे, फिर उसको आग में डाल देते थे। अब आग में डालने से कैसा आवाज निकलता है उसके हिसाब से फॉर्चून टेलर्स बता देते थे कि क्या आपका फ्यूचर है, और एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि कई बार ये गलत हो जाता था। लेकिन यहाँ का एक चीज था कि ये लोग आयरन का यूज में, आयरन के बारे में नहीं जानते थे ये लोग, ठीक है। और यहाँ के जो किंग्स थे वो महलों में रहते थे, बहुत ज़्यादा वेल्थ इनके पास था और ब्रोंज का सामान था लेकिन आयरन का नहीं था। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, वेद कब बने? 3500 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ मेगालिथ्स 3000 साल पहले। इनाम गांव में सेटलमेंट 3700 से 2700 साल पहले। और चरक आज से 2000 साल पहले थे। मैच द कॉलम्स। सूक्त, तो सूक्त आपका मैच है वेल सेट से। चैरियट, चैरियट आपका बैटल्स में यूज होता था। यज्ञ, यज्ञ आपका सेक्रीफाइस है। दासा, दासा आपका स्लेव्स हुए। और मेगालिथ आपके स्टोन बाउलर्स हुए। उसके बाद स्लेव्स आर यूज्ड फॉर, स्लेव्स आर यूज्ड फॉर आप बता दीजिएगा। मेगालिथ्स आर फाउंड इन डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, है ना, कश्मीर। स्टोन सर्कल्स और boulders on the surface were used to indicate that there is a burial underneath. People at Inam गांव at barley, rice, pearls, है ना, बेर, आमला, जामुन, एनिमल्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, सब ये लोग खा लेते थे। तो ये कहानी थी, आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आप लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 में। थैंक यू।